दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। इस वीडियो में 3 बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं और उनसे जुड़ी खबरें हैं। एक, स्वयं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, अदालत में ज़बरदस्त तरीके से बिलबिला पड़ा है, हाथ पैर तक पटके हैं, ऐसे भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक मामला है जो ईरान और अमेरिका की डील से जुड़ा नहीं है, ये पूरा का पूरा मामला इसके करप्शन और इजराइल की गोदी मीडिया से जुड़ा हुआ है, साठगांठ से जुड़ा हुआ है। 2010 का मामला है और कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के जेल जाने की नौबत आन पड़ी है अभी बताऊंगा। दूसरा मामला नेतन्याहू के बेहद करीबी, उसके चेले, उसके चिंटू बेन गवीर का मामला है। बेन गवीर, आप समझिए कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड खुल न जाए, उसकी पूरी की पूरी पोलपट्टी न खुल जाए, इस चक्कर में उसको अमेरिका ने एक तरीके से बैन कर दिया है। बैन ही उसको समझा जाएगा। खबर इससे पहले मैंने आपको हल्की फुल्की बता दी थी शुरुआत में, लेकिन अब उसकी डिटेल आ गई है, अभी बताऊंगा। और एक बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए डील के फैसले के बाद पेंटागन में कई अधिकारियों पर तलवार लटकी है। जी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है वो अपनी नौकरी से हाथ तक धो बैठ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है निकल के सामने, अभी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। उधर इजराइल ने अपना एक अलग बड़ा खुलासा किया है लेबनान को लेकर के, IDF को लेकर के, भी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और साथ में जैसे जैसे लेबनान के मोर्चे पर इजराइल कमज़ोर होता जा रहा है, वैसे वैसे वेस्ट बैंक और गजा में फिर से जंग जैसे हालात बनाने पर आमादा, और उसकी शुरुआत जो है बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री स्मोट्रिच ने कर दी है। नया कारनामा किया और उस पर हमास ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके जानते हैं, समझते हैं आसान भाषा में एकदम। सबसे पहले जो अदालत में हुआ, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, उसको मैं आपको बता देता हूं। इस क्लैश रिपोर्ट को आप देखते जाइए, इस ट्वीट को देखते जाइए, मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। ये केस नंबर 2010 का ये पूरा का पूरा केस है। बैकग्राउंड समझ लीजिएगा, 2010 का केस है। भ्रष्टाचार, मीडिया से साठगांठ, यानी कि पॉलिसी के बदले प्रमोशन, सरकार का प्रमोशन है ना, PR। एक अखबार है इजराइल में, येदियोथ एहरोनोत, 2010 में, अच्छा लंबे समय से बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में, 2010 में इस अखबार के मालिक और बेंजामिन नेतन्याहू में एक साठगांठ हुई। साठगांठ ये हुई कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पॉलिसीज के आश्रय जो है, उसके जरिए येदियोथ एहरोनोत को जो है वो उसको फायदा पहुंचाएगा। बदले में जो अखबार है वो बेंजामिन नेतन्याहू का PR करेगा और उसकी पॉलिसीज को एक तरीके से पॉलिश करने का काम करेगा। ये पूरा का पूरा गेम जो है अदालत में चल रहा है। और अदालत में बीते दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के जेल में जाने की नौबत है। अभियोजन पक्ष ने साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों और साक्ष्यों को एकदम अपोजिट पाया। मतलब सीधा सीधा मामला बन रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहा और फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ये वहां पर हाथ पैर तक पटकने लगा। अब मैं इस खबर के बारे में आपको बता देता हूं, ये ट्वीट देख लीजिए। कहा गया है कि नेतन्याहू केस 2000 में जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के जो वकील हैं योनातन तद्दोर पर भड़क उठा। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाते हुए कहा कि पुलिस स्टासी उत्पीड़न, राजनीतिक उत्पीड़न, ये तब हुआ जब नेतन्याहू से येदियोथ एहरोनोत के प्रकाशक, उसके मालिक अर्नोन मोजेस के साथ बातचीत में उसकी बातों की असंगतियों पर सवाल किया गया। नेतन्याहू ने जांचकर्ताओं पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को गिराने के अभियान, मतलब उसको सत्ता से बेदखल करने के अभियान के तहत स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जासूस की जासूसी हो रही है।
वो इजराइल जो दुनिया भर की जासूसी करता है, वो बेंजामिन नेतन्याहू जो दुनिया भर की जासूसी करता है, उसी की जासूसी हो रही है। इसके आरोप कहीं और नहीं लगाएं, अदालत के भीतर लगाएं और मिलॉर्ड वहां पर बैठे बैठे ऑर्डर करते रहे। न्यायाधीश रिक्का फेल्डमैन ने उन्हें बार बार शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहा और जजों से कहा आप इस अदालत में हर दिन बैठेंगे, और इसे उन्होंने अपमानजनक व्यवहार बताया। जज तक को धमका रहा है ये आदमी। देखिए, गोदी मीडिया और सरकारों का नेक्सस सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और खास तौर पर उन प्रधानमंत्रियों के साथ, उन सरकारों के साथ जो लंबे वक्त से कुर्सी पर जमे हुए बैठे हैं, मीडिया के आसरे, उसके नैरेटिव के आसरे, उसकी चापलूसी चरण चुंबन के आसरे। और यही स्थिति इजराइल में आन पड़ी है, और इसीलिए अब अदालत के फेर में फंसा नेतन्याहू जेल जाने के डर से बौखला रहा है। और बौखलाया एक और आदमी है, बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी और इजराइल का सबसे बड़ा नफरती चिंटू, जिसका नाम बेन गवीर है। सिक्योरिटी मिनिस्टर, सुरक्षा मिनिस्टर, वॉर मिनिस्टर, जो भी कह लीजिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए। मैंने आपको इससे पहले इस खबर के बारे में बताया था, एक बार और समझिए। इसमें बताया गया कि इजराइल का जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है इतामार बेन गवीर, उसने अमेरिका की अपनी जो प्रस्तावित पारिवारिक यात्रा थी वो रद्द कर दी है। क्यों रद्द कर दी? क्योंकि इसको डिप्लोमेटिक वीजा नहीं मिला। डिप्लोमेटिक वीजा समझते हैं आप? मतलब जहां पर इसकी जांच पड़ताल ना हो, कोई फिंगरप्रिंट ना लगे, कोई सवाल ना पूछा जाए, मसलन तुम अपराधी हो कि नहीं हो, तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, फिंगरप्रिंट लगाएगा, सबको दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। और अगर डिप्लोमेटिक वाला मामला सेट हो जाता बिना जांच पड़ताल वाला तो जाता, वो सेट नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे, तुम आओ, तुम अपराधी हो, तुमने बहुत सारे अपराध किए हैं, अगर तुमको सामान्य तौर पर आना है, अपनी चेकिंग करानी है तो आओ, वरना मत। और इसी के चलते इसने अपनी अमेरिका यात्रा जो है रद्द कर दी है। बताया गया कि इजरायली मीडिया के अनुसार अमेरिकी दूतावास ने बेन गवीर को बताया कि वीजा प्रक्रिया के तहत उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट यानी कि उंगलियों के निशान देना अनिवार्य होगा, और इस कारण यात्रा योजना आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी इजराइल के प्रमुख अखबार हारेज में प्रकाशित हुई है। मतलब ये एक बड़ा झटका इजराइल के लिए, दूसरा बड़ा झटका। और तीसरा बड़ा झटका जो बेंजामिन नेतन्याहू दे रहा है, और वो झटका दे रहा है एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है और उसके मंत्रियों और संतरियों को लेकर के। इस बयान को पहले सुनिए, छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए जरा। It can, and I consider that the minor war. The Iran's a big one, but we have that. इस बयान को सुना। अब आप मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए। इस खबर में जो बताया गया वो सुनिएगा बहुत ध्यान से। कहा गया है कि इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, इसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी देखिए। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह के चक्कर में बहुत सारे जो बेगुनाह हैं वो मारे जा रहे हैं। कह रहा है कि हर बार आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो और आपको पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग को गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन इमारतों में बहुत से लोग रहते हैं और वो सभी हिजबुल्लाह नहीं होते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं। जब ये इस व्यक्ति को पहले से बात पता है तो ये बात कहने के लिए किसका इंतजार कर रहा था? हजारों हजार बेगुनाह लेबनानी नागरिक मार दिए गए, इजराइल ने मार डाला, और अब इसको ये ज्ञान चक्षु खुले हैं कि जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स आईडीएफ लेबनान में उड़ा रहा है, उसमें एक अगर हिजबुल्लाह का होता है तो 30 जो है वो लेबनानी बेगुनाह नागरिक मारे जाते हैं। बेरूत में किस तरीके से इसने 200 लोगों के मौत के घाट उतार दिया एक ही दिन में, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस तरीके का घटनाक्रम इसने अंजाम दिया।
अब ये बात ये कह रहा है कि ये मत करो, ये काम अब अल-शरा कर लेगा, सीरिया कर लेगा। अल-शरा वो जो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का चेला बना फिरता है, कुछ साल पहले तक इसी अमेरिका ने, इसी ट्रंप ने ही उस पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा था, और आज की तारीख में वो सीरिया का राष्ट्रपति बना बैठा हुआ है। और अब खबर तो ये भी आ रही है कि अल-शरा जो है उसको बाकायदा सम्मानित किया जाएगा, वो अमेरिका जा रहा, अमेरिका के दौरे पर जा रहा जुलाई में, ये भी खबर बीच में आई थी। तो अब कुल मिलाकर के बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह देता हुआ नजर आ रहा है कि ये काम जो है हिजबुल्लाह से लड़ने का काम वो अल-शरा जो है ज़्यादा बेहतर कर सकता है। आपको पता है कि अल-शरा और हिजबुल्लाह के बीच का टसल क्या है? सीरिया में जब असद की सत्ता जाने वाली थी तो उस वक्त असद का साथ जो है ईरान और हिजबुल्लाह ने दिया था। अब चूंकि वहां पर अल-शरा की सरकार है, अल-शरा राष्ट्रपति बन गया है अमेरिका के रहमो करम पर, तो अब जो है वो हिजबुल्लाह और अल-शरा को लड़ाएगा। मतलब ये है कि लेबनान ईरान के मोर्चे पर लेबनान के साथ जंग बंद कर सकता है, लेकिन उधर सीरिया से भिड़वा देगा। ये इसके बयान का पूरा लब्बो-लुआब है जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, ये इजराइल के चैनल 12 के हवाले से खबर है। ये ट्वीट देख लीजिए, ये चैनल 12 का ट्वीट है। बताया गया कि इजराइल रिक्वेस्टेड टू सी द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूएस एंड ईरान एंड वाज रिफ्यूज्ड, फर्स्ट पब्लिश इन टुडेज एडिशन। ये सीधे तौर पर दोस्तों चैनल 12 में ये बात अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखी है कि इजरायली अधिकारी उस एमओयू को देखना चाहते थे, उस टेक्स्ट को देखना चाहते थे, लेकिन ईरान माफ कीजिएगा अमेरिका ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। ऑस्टिन डिफेंडर ने देखिए क्या लिखा, बताया गया कि इजराइल ने N12 यानी कि चैनल 12 के अनुसार इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका ईरान समझौते का टेक्स्ट देखने की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने उन्हें यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले इजरायली निर्णयकर्ताओं को इस भरोसा दिया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ पूर्व शर्तें इन समझौते का हिस्सा होगी, लेकिन बाद में जब दस्तावेज देखने की बात आई तो उसे साझा नहीं किया गया। ये अपने आप में वही बात है कि इजराइल अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रहा है। बिना समय गंवाए एक और पेंटागन में जो बवाल मचा हुआ उससे जुड़ी खबर आपको बता देता हूं। क्लैश रिपोर्ट के इस ट्वीट को देख लीजिए, बाकी मैं आपको कहानी समझा देता हूं। हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साथ में जेडी वैंस और इसके अलावा जो जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ये 4 लोग ऐसे हैं जो ईरान के समर्थन में हैं, मतलब ईरान और अमेरिका की डील के समर्थन में है। इसके अलावा जो CIA का प्रमुख है वो वॉर सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये जो लोग हैं, ये तीनों लोग जो हैं इस डील के खिलाफ और संदेह को लेकर के देख रहे हैं। अब दोस्तों इजरायली हायोम जो अखबार है उसके हवाले से खबर आई, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख लीजिए। बताया गया इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने पर विचार कर रहे हैं, यानी कि गाज गिरने वाली है, जिन्होंने ईरान समझौते, ईरान डील का विरोध किया। इसमें डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ और मार्को रूबियो की भी बात जो है मतलब एक तरीके से दबे जुबान सामने निकल के आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों ईरान की तेल चोरी का मामला निकल के सामने आया है। जी, जिस तरीके के आरोप अमेरिका अभी कुछ दिन पहले तक ईरान पर लगा रहा था, सैंक्शंस वाले देशों पर ईरान समेत, वही काम अमेरिका कर रहा है चोरी छिपे। विजनर को देखिए, इसने रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी दी है वो हैरान कर देने वाली है। देखिए जरा ये ट्वीट, मैं आपको पूरा समझाता हूं। इस खबर में जो बताया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि जो अमेरिका है वो छोटे छोटे एक तरीके से ऑयल टैंकर्स के हवाले से, मतलब रॉयटर्स के हवाले से बताया गया कि कुछ सूत्रों का कहना है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए ऐसे तरीके अपना रहा है जो आमतौर पर ईरान और अन्य सैंक्शंस से बचने वाले और देश गैर राज्य नेटवर्क से जुड़े माने जाते हैं वो अपना रहे थे।
दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कथित तौर पर स्कॉट्स यानी कि सेफ ट्रांजिट सिस्टम चला रहा है ताकि तेल टैंकर सुरक्षित रूप से संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजर सकें। इसमें एक तरीका बताया जा रहा है कि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के तटों के पास पहले से ही तय स्थानों पर जहाजों के बीच शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जहाज से जहाज में ऑयल ट्रांसफर किया जाता है। यह क्षेत्र ईरान द्वारा हाल ही में बनाए गए पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी कि PGSA के कथित प्रभाव क्षेत्र से के पास बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर अलग अलग समय पर इन स्थानों से निकलते हैं। वो बाहर इंतजार कर रहे बड़े बड़े VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स जहाजों से मिलते हैं, बीच समुद्र में तेल ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद जहाज फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके के कांड जो है अमेरिका कर रहा है। ये बात दोस्तों निकल के सामने आई है कि कैसे ये पूरा का पूरा खेल किया जा रहा है। अब एक और खबर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, विजनर के हवाले से खबर है आपकी स्क्रीन पर। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स खड़े थे, 70 से ज्यादा खड़े थे बताया जा रहा है। विजनर की रिपोर्ट बता रही है कि अब धीरे धीरे 20% वहां से वो विमान जो है वो हटाए जाएंगे और वो जो है किसी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, यूरोपीय देशों में जो उसके बेस हैं वहां पर जा सकते हैं, या इजराइल के ही किसी दूसरे एक तरीके से मिलिट्री एयरबेस पर खड़े किए जा सकते हैं। ये जानकारी इस विजनर के इस ट्वीट में निकल के सामने आई जो चैनल 12 के हवाले से बताई गई है। करंट रिपोर्ट का भी ये ट्वीट देख लीजिए। इसमें बताया गया कि ईरान ने जो है वो अपना नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाना शुरू कर दिया। बताया गया कि US हैज बिगन लिफ्टिंग द नेवल ब्लॉकेड फ्रॉम ईरानियन पोर्ट। ये भी जानकारी निकल के सामने। अच्छा, एक और खबर आई न्यूक्लियर टॉक को लेकर के। हालांकि अभी ये इस बात में कितना दम है ये कहना बड़ा मुश्किल है, शुरुआती खबर है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ईरान ऑब्जर्वर में ये दावा किया गया है कि न्यूक्लियर डील जो है आने वाले शुक्रवार से उस पर बातचीत शुरू हो सकती है और इसमें ईरान की तरफ से बाघेर घालीबाफ, ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ईरान की तरफ से बाघेर घालीबाफ और अमेरिका की तरफ से JD वैंस जो है नेगोशिएशन में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी तरफ लेबनान में सीजफायर, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में डील के बाद लेबनान में लोगों का घर वापस आना शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई। हालांकि लेबनानी सरकार ने कहा है कि जल्दबाजी ना करें क्योंकि लगातार वहां पर अभी भी इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन हमलों के बावजूद कुछ लोग यहां पर अपने घरों की ओर लौटे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उनके घरों को जो है मलबे में तब्दील कर दिया गया है और वहां पर एक शख्स हैं जो किताबें उठा रहे हैं मलबे के बीच से। ये देखिए एक और ये तस्वीर, यहाँ पर एक महिला लेबनानी झंडा जो है वो फहराती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग कारों में वापस लौटते हुए दिख रहे हैं अपने घरों की ओर। ये तस्वीरें बताती हैं कि लेबनान के लोग कितना बेसब्री से वहां पर जंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अल जजीरा ने ये तमाम सारी तस्वीरें शेयर की हैं। बताया गया कि फैमिलीज रिटर्न टू द शैटर्ड टाउन एज फ्रेजाइल सीजफायर होल्ड्स इन लेबनान इन पिक्चर्स। ये जानकारी दी गई है। अच्छा, एक खबर और जान लीजिए। ये खबर IDF को दिए जाने वाले हिजबुल्लाह के द्वारा घावों से जुड़ी हुई है। देखिए जरा, दावा किया गया है, इजरायली सेना ने दावा किया कि पिछले 3 दिनों में दक्षिणी लेबनान में लड़ाई जारी रहने के दौरान 45 IDF के 45 अधिकारी और उसके सैनिक घायल हुए हैं। ये झड़पें हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के बीच हुई हैं, जबकि अमेरिका ईरान समझौते के तहत लेबनान में सैन्य गतिविधियां रोकने की उम्मीद जताई गई थी। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि सोमवार रात उसने कहा कि कफर तनबित के पास इजरायली सेना की एक आगे बढ़ती कार्रवाई को रोक दिया। संगठन के अनुसार इजरायली टैंकों की बड़ी सैन्य तैनाती पर रॉकेट और तोपखाने से लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना के आंकड़े हैं कि मार्च की शुरुआत से अब तक उसके 30 इजरायली सैनिक और अधिकारी हिजबुल्लाह ने मौत के घाट उतार दिए हैं, जबकि 1347 उसके जो अफसर और सैनिक हैं वो घायल हुए हैं और हाल के दिनों में 45 लोग घायलों का आंकड़ा ये निकल के सामने आया है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है जो ड्रॉप साइट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ा हमला किया है। ये वीडियो देख लीजिए। ये इजरायली ड्रोन ने साउथ लेबनान के मैफेदौन जो इलाका है वहां पर ड्रोन से अटैक किया और उसके बाद देखिए कितना बड़ा इसका प्रभाव हुआ है। जबरदस्त तरीके से तबाही मची है। क्रडल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। दोस्तों,
साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।